जगदीश भाई, आपका हमारी इस विशेष पेशकश में हार्दिक स्वागत है। और आप गुजरात के सहकारिता मंत्री के तौर पर एक अद्भुत काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पर किसानों के लिए जो आप काम कर रहे हैं, उस मुद्दे पर आज हम आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। जगदीश भाई, बतौर मंत्री करीब 3 साल का समय आपको हो चुका है और सहकारिता मंत्री के तौर पर आपने अब तक कौन से ऐसे नए इनिशिएटिव्स लिए हैं जो राज्य सरकार के लिए और ख़ास तौर पर किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है? पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि जिस प्लेटफॉर्म का माध्यम से आज मुझे गुजरात के और पूरे भारत के युवाओं को ये जानकारी देने का मौका मिलेगा कि सहकारिता डिपार्टमेंट क्या है। लोग समझते हैं कि सहकारिता डिपार्टमेंट सिर्फ किसानों के लिए है, जी, सिर्फ मिल्कमैन के लिए है, ऐसा नहीं है जी। सहकारिता डिपार्टमेंट करीबन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने आज़ादी के तुरंत ही इसकी नींव रखी थी। अनफॉर्चुनेटली देश के जिस रीति राजनीति थी, उस राजनीति के लेकर अलग से मंत्रालय बनना नहीं बन पाया। मगर मोदी जी का धन्यवाद करूँगा आज के दिन कि मोदी जी ने केंद्र के अंदर सेंट्रल में अलहदा एक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ओपन किया। उसकी जिम्मेदारी अमित भाई शाह जी को दी गई और अमित भाई शाह जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को 360 डिग्री चेंज करने का प्रयास किया है। उसी तरह गुजरात के अंदर माननीय भूपेंद्र भाई की सरकार के अंदर उनके नेतृत्व में काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हम लोगों ने लिए हैं। पूरा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑनलाइन कैसे हो, जी, उस तरह से हमने जोड़ने का प्रयास किया है। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी त्रुटियां थी उसको करेक्ट करते करते, जैसे एपीएमसी सेगमेंट है तो आज 224 एपीएमसी आज पूरे गुजरात के अंदर है। मोर देन 86,000 जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ गुजरात के अंदर, यानी 1,75,00,000 से ज़्यादा लोग आज कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबको एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे लाया जाए, ये करने का प्रयास हमने इस 3 साल में किया है। इतने सालों के बाद कहीं ना कहीं टेक्निकली यानी एक्ट वाइज जो बदलाव लाने होते हैं वो लाने का प्रयास किया। हाउसिंग सोसाइटीज़ में हैं तो करीबन 36,000 जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ट्रांसफ़र फी जो आज तक नियमों के नहीं होने के कारण जो सोसाइटी के चेयरमैन्स वगैरह हैं उनके कहीं ना कहीं दबाव रहते थे, तो उसको रेगुलाइज करने का काम हम लोगों ने किया है। और जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, एपीएमसी है, डेयरी सेगमेंट है, सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर आज कोऑपरेटिव का मॉडल गुजरात के अंदर काफ़ी अच्छा है। मगर चुनाव के दरमियान वहाँ काफ़ी दिक्कतें आती है, तो वो चेंज करने का प्रयास भी हम लोगों ने किया है। यानी सारी की सारी चीज़ें एक क्लिक से अंदर मिल जाए और जितने भी चैलेंजेस आज तक आई है वो सारी चैलेंजेस को हमने एक्ट के रूप में या रूल्स के रूप में बदलने का प्रयास हम लोगों ने किया है। सहकारिता क्षेत्र किस तरीके से किसी भी राज्य और देश के विकास में एक अहम योगदान दे सकता है, आपका क्या मानना है? एकदम सही बात कही आपने। मैंने पहले ही कहा कि अमित भाई शाह साहब ने 360 डिग्रीज कोऑपरेटिव को बदलने का प्रयास किया है। ये एक ही माध्यम ऐसा है कि जहां सबसे ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकते हैं। जी, आज देश के करीबन 13 करोड़ से ज़्यादा लोग सहकारिता माध्यम से जुड़े हुए हैं। अगर किसी युवा को नया बिजनेस करना हो, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके सामने सारे मीडिया के यहाँ जितने भी फ्रेंड्स बैठे हैं, कि हमारा मोरबी का मॉडल देख लीजिए आप। मोरबी की जो सिरामिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उस सिरामिक इंडस्ट्रीज़ पूरे विश्व के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर का उनका रोल मॉडल क्या है कि भाई एक इंडस्ट्रीज है मगर उसके अंदर करीबन 10, 15, 20 जितने पार्टनर्स हैं, तो सारे के सारे पार्टनर्स अर्निंग करते हैं। सेम मॉडल ये सहकारिता का है कि सहकारिता में कोई भी एक व्यक्ति अर्निंग नहीं करता है, जितने लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे लोग
सहकारिता के माध्यम से, तो उनका सबका डेवलपमेंट होता है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा मॉडल है। आने वाले दिनों के अंदर ये युवाओं को अपनाने वाला मॉडल है। तो ये मॉडल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉडल में मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान्य लोगों अच्छी तरीके से इस मॉडल को समझ सके, उसके लिए अमूल का एक उदाहरण हम ले सकते हैं कि अमूल किस तरीके से इस मॉडल में पूरे देश की आज सेवा कर रहा है, और अमूल मॉडल है वो किस तरीके से कार्यरत है। करीबन 77 साल के पहले अमूल की नींव रखी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जी। तब सिर्फ 10 लोगों की एक मंडली बनी हुई थी और 10 लोग, गांव के लोग मिल भराते थे। आज मुझे प्राउडली एज अ गुजराती और सरकार के मंत्री होते मुझे कहने अच्छा फर्क होगा कि करीबन पर डे 31 मिलियंस पर डे का 31 मिलियंस मिल्क गुजरात अमूल कलेक्ट करता है और गांवों से कलेक्ट करता है। करीबन 36 लाख फार्मर्स मिल्क भराते हैं और पर डे का जो डेयरी माध्यम से हम पर डे का 150 करोड़ से ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट वो फार्मर्स के जेब में जाता है। और अमूल का टर्नओवर है करीबन 10 बिलियन US$, यानी 80,000 करोड़ से ज़्यादा अमूल का टर्नओवर है। वो सारा का सारा पैसा आज गांव के किसानों के जेब में जाता है। दूसरी बात कहूँ, अमूल के पूरे देश के अंदर मोर देन 50,000 से ज़्यादा स्टोर्स अवेलेबल हैं। जो गुजरात की प्रोडक्ट हो, मुंबई का हो या यूपी के अंदर डेयरी हो, सारे के सारे जगह यानी किसान का दूध सिर्फ मिल्क के रूप में ना रहते हुए 50 से ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स की प्रोडक्ट्स आज अमूल 50 से ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अमूल पूरे देश को दूध पिलाता है। ऐसा 100% कह सकते हैं। अमूल पूरे देश को तो दूध दे ही रहा है, बाकी और कंट्रीज के अंदर भी 50 से ज़्यादा कंट्री के अंदर अमूल आज एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और आज जो वर्ल्ड की जितनी भी फूड कंपनियां हैं, नंबर रैंक कंपनियां हैं, उसमें से अमूल का नंबर 1 है। बिल्कुल। खासतौर पर दुनिया भर में आज नेचुरल कृषि प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। अमूल के संदर्भ में बात चल रही है, तो अमूल के संदर्भ में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या उसके नेचुरल प्रोडक्ट्स के संदर्भ में आने वाले समय में कोई प्रोडक्शन होने वाला है, क्या योजनाएं हैं? जैसे ही सहकारिता डिपार्टमेंट नया बना, अमित भाई शाह साहब ने 3 मंडलियाँ, नेशनल कोऑपरेटिव मंडलियाँ रचित की। उसमें एक्सपोर्ट मंडली भी रचित की है। देश की सारी जितनी भी पैक्स है वो उसकी मेंबर रहेगी। इसके साथ साथ जो भी फार्मर नेचुरल फार्मिंग करेगा, तो फार्मर अपनी प्रोडक्ट बेचने कहाँ जाएगा, उसका मार्केटिंग कहाँ करेगा, उसको अच्छे नाम कहाँ पर मिलेंगे। तो यही सोचकर अमित भाई साहब ने ये मंडली का फाउंडेशन किया। और आज अमूल सबसे पहले अमूल का नेचुरल फार्मिंग का आटा हमने सेल किया। आज अमूल खुद ही जितने फार्मर्स की सारी नेचुरल फार्मिंग की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो अमूल के ब्रांड से हम लोग आज पूरे देश के अंदर और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। रिसेंटली बात हुई मेरी अमूल के MD से, तो उन्होंने कहा कि मोर देन 8 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर्स अमूल को मिला है। और ये पूरा जो मॉडल है वो मॉडल जैसे मिल्क के पैसे फार्मर को मिलते हैं, उसी तरह जो भी फार्मर अपनी प्रोडक्ट नेचुरल प्रोसेस करके यहाँ बेचेगा अमूल को, और अमूल जो मार्केटिंग में एक्सपोर्ट करेगा उसके भी मुनाफा, जैसे मिल्क का मॉडल है उसी तरह से ये नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट बाकी मुनाफा वो फार्मर तक जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मॉडल आने वाले दिनों के अंदर देश के यशस्वी वड़ा प्रधान श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी हर बार जब किसानों के बीच जाते हैं तब उनकी बात के अंदर ये बात आती है कि हम अब देश नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ रहा है। और गुजरात के अंदर हमारे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी और माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की मेहनत से करीबन 9 लाख जितने फार्मर वो नेचुरल फार्मिंग की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आपने एक शब्द का जिक्र किया आपकी इस बात में, पैक्स। पैक्स पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। किस तरीके से ये काम करती है और इससे गुजरात के किसानों को आज क्या फ़ायदा हो रहा है, और आने वाले समय में क्या लगता है कि इस मॉडल को देश के अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए? यहाँ जितने भी युवा और कॉरपोरेट के जगत के लोग बैठे हैं, तो यहाँ ये बात जरूर कहूँगा कि लोगों को लगता है कि पैक्स सिर्फ गांव के लोगों के लिए हैं। जी। 1 या 2 एक्टिविटी पैक्स के अंदर होती थी।
जो बीज का खरीदी और बीज का वेचाण, जो फार्मर ने जो ग्रैन्यूल्स जो पकाया है वो बेचने के लिए। अमित भाई शाह जी ने जब ये पैक्स को मॉडल बायलॉज करने का प्रस्ताव रखा, देश में करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा पैक्स है, गुजरात के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा पैक्स रजिस्टर हुई है। सारी पैक्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर सारी पैक्स से मॉडल बायलॉज अंतर्गत सबको एक्सेप्ट करवाया कि मॉडल बायलॉज सबके अंदर हो जाए। उसके बाद देश की सारी पैक्स कंप्यूटराइज करने का निर्णय केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने किया है। सारी पैक्स को गांव के अंदर जितनी भी पैक्स है, सारी पैक्स को कंप्यूटर, हार्डवेयर, प्रिंटर सारे दिए जाएंगे। गुजरात में ये शुरू हो चुका है और देश के कई और राज्यों में भी शुरू हो चुका है। साथ साथ पैक्स जो पहले 2 काम करती थी, अब करीबन 20 से ज़्यादा एक्टिविटी एक पैक्स करेगी। जैसे कोई भी पैक्स अनाज ले पाएगी, अनाज बेच पाएगी, कुछ भी बीज, दवाइयाँ, जन औषधि केंद्र खोल पाएगी, पेट्रोल पंप कर पाएगी, गैस के सिलेंडर बेच पाएगी। गांव के अंदर एयर टिकट, रेलवे टिकट का बुकिंग होगा, कुछ भी लाइट बिल, टैक्स बिल वो कलेक्ट कर पाएंगे। ऐसी 20 से ज़्यादा एक्टिविटी गांव की एक पैक्स करेगी। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि गांव के किसान को तहसील लेवल तक या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाना नहीं होगा और गांव के अंदर ही अपनी एक्टिविटी होगी। साथ में इससे रोजगार की तकें बढ़ेगी। अगर किसी को मेडिसिन लेनी हो तो मेडिसिन वो तहसील लेवल तक जाना नहीं होगा, वो गांव के अंदर ही मिलेगी। इससे यानी पूरे देश में समझिए, अभी अमित भाई शाह साहब की यानी केंद्रीय सहकारिता मंत्री की जो ड्राइव है कि हर गांव के अंदर एक पैक्स होनी चाहिए जी, तो इसको युवाओं को रोजगार भी मिलेगी और आने वाले दिनों के अंदर जो सारी एक्टिविटी हो तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जानी पड़ती थी वो बंद होगी। करेक्ट। जगदीश भाई, एक और बात आपके साथ जितनी भी चर्चा होती है उसमें हमेशा सामने आती है कि कोऑपरेटिव अमॉन्ग कोऑपरेशन, यानी ये मूवमेंट क्या है? गुजरात में ये मूवमेंट चल रहा है, इसका फायदा क्या होने वाला है और क्या हो रहा है? काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट आपने कहा क्वेश्चंस कि भाई कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव। या मेरे ख्याल से मोदी जी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम लोग आज बात कर रहे हैं, मोदी जी का इंसिस है कि आने वाले दिनों के अंदर भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो ये कोऑपरेटिव का बेस भी उसका स्टैक काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बैंक हैं, जितनी भी APMCs है, जितनी पैक्स है, जितनी भी सारी स्मॉल फंडिंग सोसाइटीज़ है, वो सोसाइटी अभी इंडिविजुअली अपनी ओर से काम कर रही हैं। तो कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव यानी जितने भी कोऑपरेटिव के साथ लोग जितने जुड़े हुए, सबके अकाउंट डिस्ट्रिक्ट लेवल की उनकी खुद की कोऑपरेटिव बैंक है उसके अंदर हो, उनके व्यवहार उसके अंदर हो। उसका एक मैं अभी आपको एग्जांपल दूँ, माननीय अमित भाई शाह साहब बनासकांठा और पंचमहाल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सर्वे दिया, तो 2 डिस्ट्रिक्ट में होकर और अभी तो पूरे राज्य में करीबन हमने 6 महीने के अंदर नए 21 लाख बैंक अकाउंट डिस्ट्रिक्ट बैंकों में खोले और करीबन 6,800 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट्स सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर नई डिपॉजिट हुई। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि गांव की महिला, गांव की बहनें, गांव के भाई लोग यानी जितने भी फार्मर्स हैं हमारे, उनको एक KCC कार्ड दिया जाएगा। अमित भाई साहब खुद आए, एक बनासकांठा के डिस्ट्रिक्ट में कहीं गए, उन्होंने खुद ने देखा कि गांव की महिला कैसे परचेज कर रही है। तो किसी को जेब में पैसा लाकर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अमूल का मॉडल है कि पैसा सीधे फार्मर के पास बैंक के अकाउंट में बताए, उसी तरह वो सारे के सारे एक्टिविटीज़ वो डिस्ट्रिक्ट बैंक के माध्यम से कर पाएगी। उनको अनाज लेना है, कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी सेल करना है, पैसा अगर जमा कराना है तो भी वो अपने ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएगा। कोऑपरेटिव और कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि पूरे देश के कोऑपरेटिव के स्ट्रेंथन हो, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो। आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव मूवमेंट हर राज्य के अंदर थोड़ी वीक हुई थी, मगर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका में आज भी काफ़ी मजबूताई से हम लोग चल रहे हैं। तो यही मॉडल, गुजरात का मॉडल पूरे देश के अंदर हो, ऐसी अमित भाई की सोच है। बिल्कुल। अब दूसरे सब्जेक्ट पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास MSME मंत्रालय भी है और FDI की अगर बात करें तो FDI में गुजरात हमेशा से ही बाकी राज्यों की तुलना में आगे रहा है। आपको क्या लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात बिजनेस समिट हमारे यहाँ ये जो सिलसिला शुरू हुआ उसका फायदा है?
2003 में वाइब्रेंट का थॉट्स माननीय मोदी जी को आया। मोदी जी ने सबसे पहले अहमदाबाद के टाउन हॉल के अंदर करीबन स्मॉल लेवल पर यानी मोर देन 500 पीपल के बीच में ये वाइब्रेंट किया। गुजरात की काफ़ी कंपनियाँ आई, कुछ इंडिया के भी कंपनियाँ आई। उस वक्त न्यूज़पेपर मीडिया वो सोच रहे थे कि वाइब्रेंट शब्द है क्या, जी, मगर वाइब्रेंट के इस शब्द से आज अगर कहना चाहूँ तो कि भी वर्ल्ड की टॉप 500 फॉर्च्यून्स कंपनियाँ, उसमें से 100 कंपनियाँ आज गुजरात के अंदर है। आज गुजरात के अंदर पिन से लेकर प्लेन तक सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है। आज गुजरात के अंदर करीबन 19 लाख जितनी एमएसएमई कंपनी रजिस्टर हुई है। आज गुजरात का स्टैग एक्सपोर्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा है। और गुजरात के अंदर एमएसएमई की वजह से जितनी भी बड़ी कंपनियां आई हैं तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बड़ी है। यानी आज भारत का जो भी इंडस्ट्रियल सेगमेंट है उसमें गुजरात का स्टैक काफ़ी बड़ा है। बिल्कुल। सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर को लेकर भी गुजरात में फ़िलहाल काफ़ी कुछ काम हो रहा है, हमने वहाँ पर देखा है। तो क्या आने वाले समय में गुजरात सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? श्योरली, जैसे ही सेंट्रल ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की उसके करीबन 1 महीने के अंदर ही गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की अध्यक्षता में गुजरात में भी हमने वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द होल कंट्री कि हमने भी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की। और आज 4 बड़े प्लेयर, टाटा से लेकर सेमिक्रॉन से लेकर सारे 4 बड़े प्लेयर आज गुजरात के अंदर निवेश करने के लिए आ गए और उनकी नींव भी रख चुकी है। और आने वाले दिनों के अंदर शायद सिर्फ भारत को नहीं विश्व के अंदर गुजरात से बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप हम लोग पूरे विश्व में सप्लाई करेंगे। क्या कुछ हो रहा है फिलहाल गुजरात में सेमीकंडक्टर को लेकर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की विश्व में भी काफ़ी मांग है और हमें भी अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है? पूरे विश्व के अंदर 2 या 3 कंट्रीज का स्टैक है सेमीकंडक्टर के अंदर। जी। गुजरात यानी भारत एक पहला देश है कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर कंपनियां अब आने लगी हैं हमारी अच्छी पॉलिसी की वजह से। और गुजरात में आपने देखा कि सेमीकंडक्टर कंपनी का एक फैक्ट्री सेमिकॉन का लॉन्चिंग में हो चुका है और आने वाले दिनों को उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो ये सारे एमएसएमई सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े जगदीश भाई सवाल हुए। गुजरात की राजनीति से जुड़े कुछ अब 1-2 सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ख़ासतौर पर 26 लोकसभा सीट हमारी थी और इस बार हम हैट्रिक नहीं लगा पाए। जैसे कि आप जानते ही हैं कि ज्ञानीबेन ने 1 सीट जीत ली और उसके बाद अब 25 सीट लोकसभा की आपके पास है। और राहुल गांधी ने भी अब कहीं ना कहीं इस जीत के बाद कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने वाली है और एक बार फिर से कांग्रेस पूरे दमखम के साथ गुजरात में खड़ी हो चुकी है। किस तरीके से आप इसे काउंटर करेंगे और ख़ास तौर पर लोकसभा के चुनाव में 1 सीट जाने के बाद अब कैसे देख रही है कांग्रेस की चुनौती को? देश के 140 करोड़ जनता ने 2 मॉडल देखे, एक भ्रष्टाचार का मॉडल देखा और एक विकास का मॉडल देखा। नरेंद्र मोदी जी से लीडर के अंतर्गत 10 साल के अंदर जो भारत का विकास हुआ है, विदेशों में पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको कोई पहचानता नहीं था, हमारा रैंक दूसरी या तीसरी लाइन में रहता था। आज पूरे विश्व के अंदर वैश्विक लीडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी उभर के आए हैं। यही बताता है कि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का रोल मॉडल चला है। चुनाव हार जीत की एक अलग बात है, कांग्रेस क्यों जीती, कांग्रेस क्यों हारी, भाजपा क्यों जीती, भाजपा क्यों हारी, मगर देश के 140 करोड़ जनता ने विकास का मॉडल अपनाया है। और मुझे जिस तरह हमारे पास जैसा नेतृत्व है, विजनरी लीडरशिप है और विकास की बात लेकर और एकात्मता मानववाद यानी गांव के छोटे से छोटे के आदमी की चिंता करना, ये मोदी जी का स्वभाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्वभाव रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर अभी जो फिलहाल इलेक्शन जहां चालू है और आने वाले गुजरात के लिए मुझे कोई चैलेंज लगते नहीं है। निकाय चुनाव आने वाले हैं गुजरात में बहुत ही जल्द, तो निकाय चुनाव का क्या असर रहेगा? हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव है, किस तरीके से इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरीके से राज्य में सक्रिय हो चुकी है?
हम लोग हर बार कहते हैं डबल इंजन सरकार। जी। सेंट्रल में भी हम हैं, गुजरात में भी हम हैं, और गुजरात की जितनी भी नगर पालिका, महानगर पालिका, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न यही है कि प्रजा हम पर ट्रस्ट करती है और वो ट्रस्ट पर हम लोग खरे उतरते हैं। हर बार जब जब इलेक्शन हुआ तो एक्सपेक्टेशन पब्लिक कहाँ रखेगी? तो एक्सपेक्टेशन वहीं पर रखेगी जहाँ पर उनको ट्रस्ट है कि भाई ये भाजपा वाले काम करके देंगे। माननीय भूपेंद्र भाई, माननीय नरेंद्र भाई, माननीय अमित भाई, वो लोग पता है उनको कि यही लोग काम करने वाले हैं, उन्हीं पर उनको हम पर ट्रस्ट है, तभी बार बार वो हमको चुन कर लाती है। लोकल बॉडीज के प्रति हमने देखा है कि स्थानीय स्तर पर, गुजरात के स्थानीय स्तर पर काफ़ी असंतोष है। मान लेते हैं कि राज्य सरकार की ओर से जो काम किया जा रहा है वो सब ठीक है, लेकिन लोकल बॉडीज के प्रति लोगों में असंतोष ज़्यादा दिख रहा है। उसको कैसे आप काउंटर करेंगे? मैंने पहले ही कहा, असंतोष किससे होगा? एक्सपेक्टेशन किससे लोग रखते हैं? जो अपने उनसे रखते हैं, अपने जो काम करते हैं उनसे रखेंगे। जगदीश भाई, पॉलिटिकल आंसर है। मैं वही बोलता हूँ, हाँ। मैं वही बोलता हूँ, एक्सपेक्टेशन लोग किससे रखेंगे? जो अपने हैं, जो काम करते हैं उन्हीं से। जो काम करते ही नहीं है, आज तक कांग्रेस ने क्या किया 70 साल के अंदर, वो सब जानते हैं। तभी भाजपा बार बार चुनकर आती है, तभी देश के अंदर तीसरी बार एनडीए की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई। और गुजरात के अंदर आज करीबन 25 साल से हम लोग जीत रहे हैं। नगर पालिका और महानगर पालिका क्यों हम लोग जीत कर आ रहे हैं? ड्यू टू क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, प्रजा के बीच में जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का छोटा से बड़ा कार्यकर्ता हो, कोई भी बड़ा लीडर हो, मगर वो बीच में जाने के लिए शर्माता नहीं है। हम ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, प्रजा के बीच में रहने वाले कार्यकर्ता है। जगदीश भाई, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आप खुद ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं और गिनीबेन ठाकुर ने ओबीसी समाज से भी वो भी आते हैं। उन्होंने एक हाल ही में एक पत्र लिखा था और उन्होंने कहा था कि ओबीसी समाज की कुछ ही ज्ञातियों को ओबीसी का लाभ मिल रहा है और बाकी की जातियों को लाभ नहीं मिल रहा है। किस तरीके से जवाब देंगे आप उनके इस पत्र का? इसका जवाब मेरे ख्याल से मुझसे अच्छा जनता आने वाले दिनों में देगी, गैनीबेन को या कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी को। मैं आपको आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अगर भारत के लिए कुछ भी कहना हो तो भारत की धरती पर रहकर क्यों नहीं कह सकते हैं? अगर उनको कुछ कहना है, भारत के लिए अच्छा बुरा कुछ भी कहना है, तो हमारे सामने आकर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? क्यों उनको बार बार विदेश की धरती का सहारा लेना पड़ता है? इतना सवाल आप गैनीबेन को पूछ लीजिए कि गैनीबेन, आप आपके लीडर से एक बार पूछ लीजिए कि आपको विदेश की धरती पर क्यों जाकर के कहना पड़ता है और कब तक आप ज्ञातिवाद की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 563 रजवाड़ा जब एक किया, उसका मकसद क्या था? कि पूरा देश एक होकर जिए। आपका स्लोगन है एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर इसके लिए सोचेंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा कब? ज्ञातिवाद के दायरे से अलग होकर क्या हम अलग सुन नहीं सकते? गैनीबेन और उनके जो जितने भी लीडर्स हैं, ये कब तक एक ज्ञातिवाद की राजनीति करेंगे? अंदर बीच के जो अंग्रेजों ने जो राजनीति की थी हमारे रजवाड़ाओं के बीच, वही राजनीति आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ना विकास की बात है, ना लीडरशिप की बात है, ना विजन है। और भारतीय जनता पार्टी के पास विजन है, लीडर्स है, सब कुछ है। और आज भी गैनीबेन हो या राहुल गांधी हो, आज भी ज्ञातिवाद के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। सबसे बहुत बड़ी दुख की बात है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतने वाली है और आए दिन अब वो गुजरात में भी दौरा करने लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। क्या जवाब है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स हो, उसको दौरा तो करना पड़ता है जी। अगर जीते होते राहुल गांधी जी तो इस बार ही जीते होते, समझ लो। और उन्होंने जो जितनी भी सीट्स आई है वो 100 में से 99 नहीं आई है। तो उनको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं कितनी बार पास हुआ और कितनी बार फेल हुआ और आगे भी कितनी बार मैं फेल होने वाला हूँ। ये सोचकर उनको आगे चलना चाहिए और सोचकर ये स्टेटमेंट उनको कहने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भाई। आज आप हमारे एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंच पर जुड़े और ख़ास तौर पर गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर पर आपने जो बातें बताई है, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायी साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच। जी।